गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को और आज आपकी पहली क्लास रहेगी भाई, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कल की क्लास में सारी की सारी कंप्लीट करने का कार्य किया था। तो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। कल इन्फॉर्मेशन वगैरह हमने सारी जान ली थी, कैसे शुरुआत होती है। और अब हम जो बात करेंगे वो हमारे डेवलपमेंट की बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो संविधान था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से डेवलप हुआ, वो सारी की सारी चीजें हम इसी क्लास के अंदर कवर करने का कार्य करेंगे और स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से शुरुआत इनकी होती है, ठीक है। तो एक बार जो बच्चा लाइव है भाई, फटाफट से कमेंट करके मेरे को बता दीजिए ऑडियो वीडियो प्रॉपर वे से आ रही है। देन उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी इस क्लास को, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे उस दौर से भाई, बहुत पुरानी बातें हम करेंगे जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में एंट्री हुई थी। उसके बाद किस प्रकार से फिर सब कुछ बदलना स्टार्ट हुआ, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे इसी सेशन के अंदर, ठीक है। तो जो भी बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए मेरे को कि सब कुछ कुशल मंगल है। तो चलिए बात करते हैं। आपको पता है हमें क्या पढ़ना था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हमें पढ़ना है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, पहला ही टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास पहला ही टॉपिक हमारा, भारत का संवैधानिक भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है भाई। यहां से हम क्या करेंगे, आज हमारी इस क्लास की क्या करेंगे भाई, शुरुआत करेंगे, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ने वाले हैं भाई आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे चर्चा करें कि जो भारत का संवैधानिक विकास है वो किस प्रकार से हुआ था, कैसे इसकी नींव पड़ी, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, कल वाली भी नहीं डली पीडीएफ। देखो डी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ कुलदीप बेटा, सबसे बेस्ट क्या, सबसे बेस्ट है खुद के नोट्स, पीडीएफ के चक्कर में मत रहो। सबसे बेस्ट तो ये है, ठीक, खुद के नोट्स बनाओ, खुद की मेहनत करो, गजब काम आएगी, गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो भारत का संवैधानिक विकास से हम इसकी स्टार्ट करते हैं भाई, शुरुआत करते हैं इसकी। आपको पता है इसकी शुरुआत कैसे होगी, इसकी शुरुआत का जो मेन कारण होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या इसका मेन कारण बनता है भाई, इसका जो मेन कारण बनेगा वो बनेगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई किसकी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें, यहाँ पे क्या करें भाई, हम करें चर्चाएं। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। क्या होता है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, ये आपको पता है, ठीक है जी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1600 ईस्वी के अंदर भारत आती है और ये भारत में क्या करने के लिए आती है सर, ये भारत के अंदर है ना ट्रेड करने के लिए आती है। क्या करने के लिए आई भाई, ये आई ट्रेड करने के लिए, यानी कि ये क्या आई भाई, ये आई व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया रूल। क्या किया भाई, इन्होंने किया रूल। आई क्या करने के लिए थी, व्यापार, किया क्या, रूल किया इन्होंने। और रूल भी इन्होंने कहां से किया भाई, शुरुआत कहां से की इन्होंने, इन्होंने शुरुआत की कहां से भाई, रूल करने की बात करें तो इन्होंने जो शुरुआत की ना वो की थी बंगाल से। कहां से शुरुआत की थी भाई, बंगाल से इन्होंने क्या की थी, शुरुआत करने का कार्य किया था। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है भाई, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, भारत में आने वाला
आने वाला प्रथम अंग्रेज, वैसे तो दो तीन आए लेकिन जो महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वो कौन है, वो है रोल्फ फिंच। कौन है भाई? रोल्फ फिंच, भारत आने वाला प्रमुख व्यक्ति जो किससे मिला था? अकबर से, ठीक है, अकबर से मिलने वाला पहला अंग्रेज। तो इस कारण से भाई ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। हालांकि एक इसके अलावा और कोई आया था भारत में लेकिन वो अकबर से नहीं मिला था, ठीक है। इस समय के राजा से नहीं मिलेंगे तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गई शुरुआत। अब ये आए जी, आए क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए थे, लेकिन इनको पता चला कि भाई भारत की राजनीति कैसी है, तो भारत की राजनीति में इन्होंने घुसना स्टार्ट कर दिया और फिर देखते ही देखते इन्होंने क्या किया? बंगाल पे अधिकार कर लिया। अब बंगाल पे इन्होंने अधिकार कर लिया, तो अब हम बात करेंगे एक बार सबसे पहले इसकी, फिर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे हुई। तो इन्होंने किस प्रकार से बंगाल में अधिकार कर लिया और किस प्रकार से बंगाल के अधिकार करते करते हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई। तो ये चीजें हम यहाँ पे चर्चित करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं चीजों को और आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहला ही हमारा टॉपिक की जो स्टार्ट कर देते हैं हम, होता है आपका टॉपिक स्टार्ट यहां से, और इस टॉपिक का नाम क्या होगा भाई? इस टॉपिक का नाम होगा बंगाल अधिकार, ठीक है भाई। क्या होगा इस टॉपिक का नाम? इस टॉपिक का नाम होगा बंगाल अधिकार। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है भाई, इस टॉपिक की अगर हम बात करें ना, ये पूरा का पूरे सब्जेक्ट का जान है, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट की जान है, यानी कि नींव है ये। जब तक आपकी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, आगे की बातें नहीं बनने वाली, तो नींव यहीं से रखी जाएगी। तो अब हम बात करेंगे बंगाल अधिकार। तो शुरुआत कहां से होती है, कब की बात है? बात है सन 1700 ईस्वी की। कब की बात है भाई? सन 1700 ईस्वी की बात है। भारत के मुगल बादशाह हुआ करते थे भाई। क्या हुआ करते थे? भारत के मुगल बादशाह हुआ करते थे भाई। और उन मुगल बादशाहों का नाम क्या था भाई? उन मुगल बादशाह का नाम था औरंगजेब। क्या नाम था भाई? औरंगजेब इनका नाम हुआ करता था। औरंगजेब क्या करता है भाई, इसकी हम बात करें तो औरंगजेब क्या बनाता है भाई? ये एक सूबेदार का गठन करता है। क्या बनाता है भाई? ये सूबेदार बनाता है एक व्यक्ति को, जिसका नाम क्या था भाई? जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। क्या नाम था भाई? मुर्शिद कुली खां इनका नाम हुआ करता था। तो मुर्शिद कुली खां को क्या बना देता है भाई? ये सूबेदार बना देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बना दिया किसने? औरंगजेब ने। कब बनाया? सन 1700 ईस्वी के अंदर। इस समय बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी सर? इस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। और ढाका वर्तमान में किसकी राजधानी है भाई? वर्तमान में बंगाल की राजधानी है भाई। वर्तमान में बंगाल की राजधानी है, ठीक है। वर्तमान में क्या है भाई? बंगाल की राजधानी है। अब मुर्शिद कुली खां को क्या बना दिया था? बंगाल का नवाब बना दिया था। बात आ गई कब की? बात आ गई 1713 की। कब की बात है भाई? 1713 की बात है। जो मुर्शिद कुली खां है ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है भाई। स्वतंत्र क्या कर देता है भाई? ये कर दिया स्वतंत्र घोषित अपने आप को। अब इसने स्वतंत्र घोषित किया और ये कब से कब तक रहा भाई? ये रहा 1727 तक। मुर्शिद कुली खां की अगर हम बात करें, चर्चा करें, पहला नवाब क्या बना भाई? मुर्शिद कुली खां पहला नवाब बना। कहां का बना जी? ये बना था बंगाल का।
क्या बना था भाई? बंगाल का पहला नवाब बना था कौन? मुर्शिद कुली खां। ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बंगाल का पहला नवाब कौन था। तो ये था मुर्शिद कुली खां। क्लियर जी? अब ये नवाब बन गया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका है, और इसने क्या की भाई? इसने एक नगर की स्थापना की थी। और वो नगर कौन सा था? उस नगर की बातें करें, वो नगर था भाई मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना भाई। क्लियर? किसकी बात करते हैं भाई? हम बात करते हैं मुर्शिदाबाद नगर की। तो मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना किसने की? तो आप कहोगे ये की थी भाई किसने? मुर्शिद कुली खां ने। गुरप्रीत, ये पहली क्लास है क्या? एक तरह से पहली ही क्लास मान सकते हो भाई। कल भी क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन, सिलेबस वगैरह वो चर्चाएं की थी। ठीक है, और सिलेबस के अंदर जो आपका पहला ही टॉपिक है, पहले ही टॉपिक की पहली ही ये क्लास है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी गुरप्रीत बेटा मेरे हिसाब से। क्लियर? तो इसने क्या की? मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना की भाई। और इसी मुर्शिदाबाद नगर को फिर ये क्या बनाता है? ये बनाता है अपनी राजधानी। क्या बनाता है भाई? ये बनाता है अपनी राजधानी। किसको राजधानी बनाता है भाई? मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाने का कार्य किया था किसने? ये किया था मुर्शिद कुली खां ने। किसने किया था भाई? मुर्शिद कुली खां ने इसको अपनी राजधानी बनाने का कार्य किया था। ये आपको पता होना चाहिए। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंगाल का पहला नवाब कौन था? सर मुर्शिद कुली खां हुआ करता था। कब बना? 1713 में बना। कब तक रहा? 1727 तक रहा। अगला क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। कब बनाया? 1700 में बनाया। बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? ढाका हुआ करती थी। वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। वर्तमान में बंगाल की राजधानी। अच्छा, ये भाई ये थोड़ा सा इस पे ना ध्यान दे लो, बंगाल नहीं बांग्लादेश। ठीक है, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, बंगाल का पहला नवाब कौन है? बंगाल का पहला नवाब कौन है भाई? फटाफट से बताने का कार्य करेंगे। बंगाल का पहला नवाब कौन है? आप कहोगे बंगाल का जो पहला नवाब है वो है मुर्शिद कुली खां। कौन है भाई? ये है मुर्शिद कुली खां। क्या थे? ये थे बंगाल के पहले नवाब। उसके बाद बंगाल का दूसरा नवाब कौन बनता है भाई? क्वेश्चन बन गया अगला, बंगाल का दूसरा नवाब। बंगाल का दूसरा नवाब कौन बना भाई? इसकी हम बात करें, इसकी चर्चा करें तो बंगाल का जो दूसरा नवाब बना है वो कौन बना भाई? वो बना सुजाउद्दीन भाई। कौन बनता है? ये बनता है सुजाउद्दीन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, बंगाल का दूसरा नवाब कौन बना? सर सुजाउद्दीन बना भाई। और सुजाउद्दीन कब बनता है? तो आप कहोगे सर 1727 में बना। और ये कब तक रहा? ये रहा भाई 1739 तक। कब तक रहा भाई? 1739 तक क्या रहता है? बंगाल का नवाब रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा भाई, बंगाल का तीसरा नवाब है भाई। बताओ फटाफट से कमेंट करके बता सकते हो भाई, तीसरा नवाब कौन बना? तो आप कहोगे सर बंगाल का जो तीसरा नवाब बनता है ना, वो बनता है सरफराज खां। कौन बनता है भाई? ये बना था सर सरफराज खां। ये क्या बना था भाई?
ये बना था बंगाल का तीसरा नवाब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। बंगाल का तीसरा नवाब कौन बना? तो आप कहोगे सर ये बना था सरफराज खां। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था भाई। सरफराज खान नवाब कब बना सर? 1739 में बना। और ये कब तक रहता है सर? ये रहता है 1740 तक। ठीक है, किसके कितना रहता है भाई? 1739 से 1740 तक क्या रहता है? ये जो बंगाल का तीसरा नवाब है, ये यहां पे सूबेदार सॉरी नवाब बन के रहता है सरफराज। अब यहीं पे बात करें, यहीं पे चर्चा करें भाई। अब होगा एक युद्ध। क्या होगा भाई? अब होगा युद्ध। और युद्ध की बात करें तो युद्ध कौन सा होगा? उस युद्ध की हम बात करें, युद्ध होगा बैटल ऑफ गेरिया। कौन से युद्ध की बात करें भाई? 1740 ईस्वी। इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, गेरिया का युद्ध। कौन से युद्ध की बात करें भाई? हम बात करेंगे गेरिया का युद्ध। अब इसकी बात की जाए बैटल ऑफ गेरिया, तो गेरिया का युद्ध किस किस के बीच हुआ भाई? एक तरफ तो है सरफराज खां, और दूसरी तरफ कौन है भाई? दूसरी तरफ है अली वर्दी खां। क्या है दूसरी तरफ? दूसरी तरफ है अली वर्दी खां। तो यहां पे सरफराज और अली वर्दी खां के बीच युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था भाई? ये युद्ध हुआ था 1740। ठीक है गुरप्रीत, गुरप्रीत बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां से शुरुआत होगी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैक्सिमम टीचर आपको छुटवा देते, पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यहीं से पढ़ा जाएगा कि किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास हुआ, और यही संवैधानिक विकास आने वाले समय में किस प्रकार से हमारे संविधान को लागू करवाएगा। वो ही चीजें हम पढ़ेंगे किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है गुरप्रीत बेटा, उम्मीद करूंगा समझ पाए होगे। ठीक है, फिर भी नहीं समझ पाए तो एक बार फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए, मेरे को बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्ट होती है, मैक्सिमम जो टीचर स्टार्ट करते हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा से शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो कि अनलॉजिकल बात है भाई। संविधान सभा से शुरू करने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा यही मानना है कि संविधान सभा से शुरू करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर ऐसा पढ़ने का फायदा भी क्या है। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्टों से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके 100% हाँ चलो भाई, ओके सी ओके, चलिए ओके ठीक है। तो चलो अब आप आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अली वर्दी खां के बीच। तो इस युद्ध में कौन हार गया भाई? इस युद्ध में जो हार गया वो हार गया सरफराज। सरफराज क्या हो जाता है भाई? हार जाता है। और अब अगला नवाब बंगाल का कौन बनेगा? अब बनेगा अली वर्दी खां। अली वर्दी खां नवाब बनता है कब? 1740 के अंदर यह नवाब बनता है। और ये कब तक रहता है सर? ये रहेगा 1756 तक। किसकी बात करते हैं भाई?
अलीवर्दी खां की हम बात करते हैं, 1740 से लेकर 1756 तक क्या रहता है भाई, ये बंगाल के इसके नवाब के पद पे रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है भाई, नवाब के पद पे रहता है 1740 से लेकर 1756 तक की हम बात करें, चर्चा करें। अलीवर्दी खां इस दौरान, अलीवर्दी खां क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रवैया समझ जाता है भाई। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी को भांप जाता है कि ये लोग कैसे हैं। ठीक है, इनको भांप जाता है कि भाई इनके बारे में पता लगा लेता है कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन लोगों में ये कमी है, ये हमारे साथ इस प्रकार से विश्वासघात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें भाप जाता है कौन? अलीवर्दी खां, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है कि ये एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। एक मधुमक्खी, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। ठीक है भाई, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है भाई कौन? अलीवर्दी खां की अगर हम बात करें, अगर इसकी चर्चा की जाए। ठीक है भाई, तो यहां पे हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। अब मधुमक्खी के छत्ते की बात करें तो इसका फंडा क्या, इसका मतलब क्या है कि मधुमक्खी का छत्ता कैसे हो सकता है। अब आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, जैसे ही हम मधुमक्खी के छत्ते को देखते हैं तो देखते ही हमें यह ध्यान में आता है कि यार क्यों ना शहद तोड़ लिया जाए, शहद मिलेगा। देसी शहद आज कहीं देखने को ही नहीं मिलता, तो हमें लालच आया, हम उनकी तरफ थोड़े से अग्रसर हुए, गए, और वहां पे जैसे ही हमने उनको छुआ तो वो क्या करती हैं, हमें खा जाती हैं। तो यही कुछ कहा किसने? अलीवर्दी खां ने। किसके बारे में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि ये हमें मधुमक्खी के छत्ते के जैसे शहद का हमें लालच देते हैं, और फिर जैसे ही हम शहद खाने जाते हैं ये हमें डक मारते हैं। ये बात कही गई किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब चीजों को थोड़ा सा आगे और हम बढ़ा लेते हैं भाई, आगे लेके चलें। अलीवर्दी खां भाई क्या है, 1756 में चल बसता इसकी मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां के बाद जो अगला नवाब बनता है वो कौन बनता है? 1756 से लेकर 1757 तक की बात करें तो जो अगला नवाब बनता है वो कौन बनता है भाई? वो बनता है सिराजू दौला। कौन बनता है भाई? जो अगला नवाब बनता है वो बनता है सिराजू दौला। अब इस सिराजू दौला की बात की जाए, अगर अब इस पे थोड़ी सी बहस की जाए, तो सिराजू दौला बना बंगाल का अगला नवाब, एक महत्वाकांक्षी भाई शासक ये रहा। इसी समय भारत में दो कंपनियां वर्क कर रही हैं भाई। एक कंपनी का नाम तो क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी भाई। कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भाई। अगली कंपनी कौन सी है? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फ्रांसीसी कंपनी भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी कंपनी बोलते हैं। ये दो कंपनियां क्या कर रही हैं भाई? ये दोनों कंपनियां कर रही हैं वर्क, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों कंपनियां क्या कर रही हैं भाई? भारत में कार्य कर रही हैं, इनकी भारत में व्यापार कर रही हैं। लेकिन यहां पे हुआ क्या, यहां पे क्या होता है ऐसा इन दोनों के साथ? अगर इन दोनों की बातें करें तो इन्होंने अपने अपने इलाके में, इन दोनों कंपनियों की बात करें, इन्होंने अपने अपने इलाके में क्या कर दिया भाई? किलेबंदी शुरू कर दी। क्या कर दी? किलेबंदी शुरू कर दी। इसका मतलब क्या है कि ये लोग अब क्या कर रहे हैं भाई? ये लोग अब पावर बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ये लोग अब पावर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, चर्चा करें, तो ये क्या करने का कार्य कर रहे हैं भाई? ये अपनी किलेबंदी करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? अब इसकी बातें करें, यहां पे चर्चा करें, तो अब ये
किलेबंदी करना शुरू कर दिया भाई। अब जैसे इस बात का पता चला किसको, सिराजुद्दौला को। किसको पता चला भाई, सिराजुद्दौला को पता चला कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। तो अब जो सिराजुद्दौला है ये क्या करता है, सिराजुद्दौला ने दोनों कंपनियों को पत्र लिखा और कहा कि जो भी आप ये किलेबंदी कर रहे हो ना सर, इसको अभी के अभी बंद कर दो, नहीं अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, बता रहा हूं। तो सिराजुद्दौला ने इनको धमकी भरा पत्र लिख दिया भाई। अब जैसे ही धमकी भरा पत्र लिखा तो कहा जाता है कि जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने तो किलेबंदी को उसी समय रोक दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किलेबंदी को जारी रखा। अब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है भाई, इस किलेबंदी को जारी रखती है, तो ये जारी रखने के बाद यहाँ पे नई कहानियां किस तरीके से बनेंगी भाई। तो अब जो सिराजुद्दौला है वो क्या करेगा, सिराजुद्दौला जी अब इनको रास्ते से हटाएगा भाई। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो किलेबंदी शुरू रखती है, इस कंपनी ने क्या किया, इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है भाई, किलेबंदी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या रखा गया, शुरू रखा गया। तो फिर कहा जाता है कि अब सिराजुद्दौला क्या करेगा भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक करेगा। इन पे अटैक करेगा भाई कौन, तो आप कहोगे सर इन पे जो अटैक करने का कार्य करेगा वो करेगा सिराजुद्दौला। कौन अटैक करेगा भाई, अटैक करेगा सिराजुद्दौला। क्लियर है जी। अब सिराजुद्दौला अटैक करता है किस पे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब इसकी बातें करें, अब हम इसकी करें थोड़ी सी चर्चाएं, चीजों को आगे बढ़ाएं, तो कहा जाता है कि कोलकाता के अंदर क्या था भाई, कोलकाता के अंदर, कोलकाता में एक दुर्ग था जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। तो कोलकाता के अंदर सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर क्या कर देता, अटैक कर देता है। फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया और कहा जाता है कि यहां पे 146 अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर लेता है भाई, अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लेता है, अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लेता है भाई। क्या किया, 140 अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर लिया, बंदी बनाने का कार्य करता है किसके अंदर, कोलकाता के इस फोर्ट विलियम दुर्ग में। कहां पे, फोर्ट विलियम दुर्ग में। और कहा जाता है कि एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से कमरे में इसको क्या कर लेता है, इसको बंदी बना के रखता है। और जैसे ही एक दो दिन के बाद दरवाजे को खोला गया तो कहा जाता है कि 123 व्यक्तियों की क्या हो गई, 123 अंग्रेज अधिकारियों की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। 146 को बंदी बनाया गया, लेकिन उनमें से 123 बेचारे क्या होते हैं, चल बसते हैं भाई। जैसे ही इस दरवाजे को ओपन किया गया तो ये क्या हो गए, बेचारे मर गए भाई। ये अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब 123 मर गए भाई और बचे कितने, 23। अब 23 जो जीवित रहे, 23 में बचने वालों में एक व्यक्ति का नाम आता है होलवेल। क्या नाम आता है भाई, एक व्यक्ति का नाम आता है होलवेल। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम चर्चा करें होलवेल की, तो ये होलवेल क्या करता है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम यहां पे। तो जो 23 जीवित बचे, 23 में जीवित बचने वालों में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम था होलवेल। ये क्या था भाई, ये था इतिहासकार, इतिहास, ये क्या था भाई, ये था इतिहासकार। ये क्या करता है, इस घटनाक्रम की जानकारी देता है। ये क्या करता है भाई, इस घटनाक्रम की जानकारी देता है। और इस घटनाक्रम को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है काल कोठरी की घटना।
काल कोठरी की घटना। क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है काल कोठरी की घटना। तो जो होलवेल है भाई ये एक इतिहासकार है, ठीक है, ये इसकी जानकारी देता है भाई। और इसको क्या कहा जाता है, जो ये घटना घटी थी इसको कहा जाता है काल कोठरी की घटना। और ये घटना कब घटी भाई? इस घटना की अगर हम बात करें, काल कोठरी की घटना कब हुई? 1756 में हुई। इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से हम इसको जानते हैं। अब जैसे ही यह घटना घटी भाई तो आतंक का माहौल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिव हो गई कि ऐसे ऐसे हमारे अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आएगी और ये लेने की सोचती है क्या? बदला भाई। क्या करेगी ये? बदला लेने का इसने विचार कर लिया। किससे बदला लेंगे भाई? अब ये लेंगे बदला सिराजुद्दौला से, ठीक है। तो अब यहां पे सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए एक व्यक्ति आगे आता है भाई, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सर रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है भाई? इस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, रॉबर्ट क्लाइव आगे आता है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच अब क्या होती है भाई? इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच क्या हो जाती है भाई? दोनों के बीच एक संधि होती है। क्या होती है? दोनों के बीच एक संधि हो जाती है। और उस संधि की अगर हम बात करें, चर्चा करें, ये संधि कौन सी थी भाई? किसकी संधि थी ये? तो आप कहोगे ये थी अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि भाई। कौन सी संधि थी? ये थी अलीनगर की संधि। क्लियर भाई? तो अब इसकी बात करें, इसकी चर्चा करें, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अलीनगर की संधि कब हुई? तो आप कहोगे सर अलीनगर की संधि हुई थी 1756 में। किस किस के बीच हुई थी भाई? तो आप एक कहोगे एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये संधि हुई थी। कौन सी? 1756 की संधि भाई। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं भाई, चीजों को थोड़ा सा आगे लेके अगर चले हम, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो संधि हो गई। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को लगने लगा कि ये बंदा आज षड्यंत्र रच सकता है तो कल क्यों नहीं रच सकता? आज ये षड्यंत्र रच सकता है तो कल क्यों नहीं रच सकता? कल भी ये कोई ना कोई गुनाह तो करेगा। इसलिए क्या करें, इसको यहीं पे समाप्त करें, इसको क्या कर दे? रास्ते से हटा दें। ये फैसला कर लिया किसने? ये फैसला कर लिया था भाई रॉबर्ट क्लाइव ने। अब रॉबर्ट क्लाइव ने फैसला कर लिया, तो अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा? इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम चर्चा करें, तो यहां पे बात करें, रॉबर्ट क्लाइव अब लेना चाहता है बदला। अब ये चाहता है कि भाई ये बंदा आज विद्रोह किया कल ना कर दे, इसलिए इसको रास्ते से हटा दो। अब रॉबर्ट क्लाइव इसको रास्ते से हटाना चाहता है और अब एक युद्ध होगा। और वो युद्ध कौन सा होगा? ये होगा प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा भाई? प्लासी का युद्ध होगा। कब हुआ? 1756। कब हुआ भाई प्लासी का युद्ध? प्लासी का युद्ध हुआ 1756 नहीं, सॉरी 1757 भाई, 1757 के अंदर, ठीक है। 1757 के अंदर किस किस के बीच हुआ भाई? एक तरफ तो सिराजुद्दौला, एक तरफ कौन है? सिराजुद्दौला भाई, और दूसरी तरफ है रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस युद्ध में किसकी जीत हुई भाई? इस युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव था इसकी जीत हो जाती है। सिराजुद्दौला यहां पे हार जाता है और ये मारा जाता है भाई। क्यों हार गया ये? इसके दो सेनापति भाई कौन कौन से? एक तो मीर जाफर और एक कौन सा भाई?
एक है राय दुर्लभ। मीर जाफर और राय दुर्लभ की हम बात करेंगे भाई, इन दोनों की हम चर्चा करें। मीर जाफर और राय दुर्लभ की हम बात करें, इस पे अगर थोड़ी सी बहस की जाए तो दोनों सेनापति किसके भाई, ये सिराजुद्दौला के। दोनों ने क्या किया, विश्वासघात किया भाई। दोनों ने क्या किया, दोनों ने किया विश्वासघात। क्या किया भाई, विश्वासघात किया दोनों ने, ठीक है, विश्वासघात किया। इस कारण से सिराजुद्दौला यहां पे क्या हो जाता है भाई, युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। और इस प्लासी के युद्ध को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाई इतिहास का सबसे छोटा युद्ध। इसको क्या कहा जाता है भाई, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध भाई। मात्र 1.5 घंटे चलने वाला भाई। इतिहास का सबसे छोटा युद्ध भाई, मात्र 1.5 घंटे चलने वाला। कौन सा था भाई, ये था प्लासी का युद्ध। क्यों 1.5 घंटा चला, क्योंकि जो ये मीर जाफर है और राय दुर्लभ है, इसने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था, विश्वासघात करने का कार्य किया था। इसकी वजह से सिराजुद्दौला यहाँ पे मारा जाता है। क्लियर हुई जी बातें यहां तक। चलो अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं भाई, थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब सिराजुद्दौला रास्ते से हट चुका है, तो अगला नवाब कौन बनेगा बंगाल का, तो बंगाल का जो अब अगला नवाब बनेगा भाई, अब ये बनेगा 1757 में। और कब तक रहेगा, ये रहेगा 1760 तक। 1757 से 1760 तक बंगाल का अगला नवाब कौन बना भाई, इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो ये बनता है भाई मीर जाफर। कौन बनता है भाई, मीर जाफर क्या बनता है, ये बनता है बंगाल का अगला नवाब। अब इसकी बात करें, इसकी हम करें थोड़ी सी चर्चाएं, तो इसकी बात की जाए तो ये रहेगा भाई मीर जाफर अगला नवाब। और ये क्या बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की कठपुतली बन के रह जाएगा। क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की क्या रहेगा, ये कठपुतली बन के रहेगा। लेकिन इसने जब आगे बढ़ा, सर ये फर्स्ट क्लास है क्या, हाँ ये बिल्कुल बेटा फर्स्ट क्लास है, ठीक है मनीषा बेटा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ये। और लगभग इसी टाइम अपनी क्लास होती है, तो भाई टाइम से ही जुड़ा करें ताकि ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाएं, ठीक है। तो मीर जाफर यहाँ पे क्या बनता है भाई, नवाब बनता है। अब ये अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन के रहने लगा, तो फिर एक नए नवाब की एंट्री होगी भाई 1760 से लेकर 1763 तक। इसके बाद जो अगला नवाब आता है वो कौन आता है भाई, वो आता है मीर कासिम। कौन आता है, मीर कासिम आता है भाई। कौन आया, अब आया अगला नवाब मीर कासिम। अब इसकी बात करेंगे भाई, मीर कासिम अंग्रेजों से मिलता है और अंग्रेजों से मिलकर मीर जाफर की बुराइयां करना स्टार्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि 1760 के दशक में जाते जाते जो मीर जाफर है ये क्या करने लगा भाई, धीरे धीरे करके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने लगा। तो मीर कासिम अंग्रेजों के पास गया, इनको जाके बोला कि देख लो भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है ये तुम्हारा ही प्यादा, तुमने ही इसको नवाब बनाया और आज तुम्हारे खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा है, इतनी हिम्मत होगी इसकी। ये तो गलत बात है इसकी भाई, देखो आप लोग इसको खाने को देते हो और ये आप लोगों के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा है, गलत बात है, इसको रास्ते से हटाओ, मेरे को बनाओ नवाब, मैं आपका भरपूर मात्रा में साथ दूंगा, जो भी कार्य तुम करोगे ना आगे खड़ा मिलूंगा, टेंशन ना लेना, मैं सब कुछ देख लूंगा, सब संभाल लूंगा मैं। अब हर रोज जाके मीर कासिम उनको ये बातें करता, इधर धीरे धीरे करके मीर जाफर बगावत पे उतरने लगा। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, उन्होंने सोचा यार ये बात सही है, इसको अब रास्ते से हटा देते हैं और मीर कासिम को क्या कर देते हैं, अगला नवाब बना देते हैं। और इस प्रकार से 1760 से 1763 जो मीर कासिम है वो क्या बन जाता है भाई, वो बन जाता है अगला नवाब। मीर कासिम की अगर हम बात करें, चर्चा करें भाई, बहुत महत्वाकांक्षी शासक था ये।
कुमार बेटा बिल्कुल होगी भाई, ऐसा नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है। कुमार सिंह का बेटा टेंशन ना लो, बिल्कुल सही होगी, ठीक है। ऐसे ख्यालात मत लगाओ भाई। देखो कोई भी भर्ती हो उसके अंदर देखो थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत चलने का ये मतलब नहीं है कि भाई फिर पढ़ने वाला स्टूडेंट रह जाता है, उसका 100% होता है। थोड़ा बहुत तो देखो 19-21 का तो कुछ कह नहीं सकते नहीं, लेकिन टेंशन ना लो, इसमें ज्यादा वो नहीं होगा लंबा चौड़ा, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो आराम से मेहनत करो, बस 200% सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं, मैं खड़ा हूं। कोई भी दिक्कत आती है तो मैं खड़ा हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। अब मीर कासिम यहाँ पे आगे आ जाता है भाई, और मीर कासिम को बना दिया जाता है नवाब। लेकिन मीर कासिम था महत्वाकांक्षी शासक भाई। इस मीर कासिम ने क्या करना शुरू किया, मीर कासिम ने अपनी डाका के अंदर अलग से सेना तैयार करना शुरू कर दिया भाई। डाका में अलग सेना तैयार, अलग सेना तैयार भाई। कहां पे, डाका के अंदर भाई अलग सेना तैयार करना स्टार्ट कर दिया, किसने, मीर कासिम ने, ठीक है। अब इसकी हम बात करें, चर्चा करें, और अब अंग्रेज कुछ भी कार्य करने की कोशिश करें, आगे आ जाता मीर कासिम और उनको कहता बेटा कुछ करके दिखाओ, मैं देखूंगा। लगभग ये मान लो बनीसा बेटा 3 से 4 पॉलिटी के और 3 से 4 हिस्ट्री के, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। सर संविधान सभा का गठन भी तो इन्हीं से होता है ना। हाँ बिल्कुल, यही नींव रखेगा भाई, भारतीय संविधान की नींव यही टॉपिक रखेंगे। ये टॉपिक नहीं पढ़े तो भारतीय संविधान आप कहीं से पढ़ ही नहीं सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव रखने का कार्य करते यही टॉपिक रखते हैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो जान डालते हैं वो यही टॉपिक है। इनके बिना मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, इनके बिना आप संविधान नहीं पढ़ सकते। दोनों जगह अपना ये वर्चस्व कायम रखते हैं टॉपिक, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डेड नहीं डाल रखी वो बेटा, देखो आप उस पर कॉल करके पता करो, ठीक है। क्या कहते हैं वो, इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके पता करो क्या दिक्कत है, ठीक है। मेरे को इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है भाई। तो ढाका में अलग सेना तैयार करने लगा भाई ये। इस बात का पता चल गया किसको, इस बात का पता चल गया भाई इनको कि ऐसे ऐसे बंदा तो क्या कर रहा है, काम कर रहा है भाई, कार्रवाई बिठानी स्टार्ट कर दी। और अंग्रेज कोई भी कार्रवाई करती है आगे आ जाता है भाई, ये क्या करता है आगे आ जाता है, ठीक है। अब इसकी बातें करें, अब हम इसकी करें क्या, चर्चाएं। अब चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलते हैं। तो इस बात का पता चल गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई ऐसे ऐसे अलग से सेना तैयार कर रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। मीर कासिम को रास्ते से हटा दिया, मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया। लेकिन चुप बैठने वालों में से नहीं था, इसने बगावत कर दी और कहा कि अब मैं देखूंगा सबको, अब अंग्रेजों को मैं बाहर निकालूंगा। तो 1764 में फिर एक युद्ध होगा अब, और वो युद्ध कौन सा होगा, वो युद्ध होगा भाई बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा भाई, बक्सर का युद्ध होगा। तो फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दीजिए भाई, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, बक्सर के युद्ध में कौन जीता और बक्सर के युद्ध में कौन हारा। बिल्कुल मेरे हिसाब से इससे बेसिक क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। फटाफट से बताओ भाई कमेंट करके, सारे के सारे बच्चे, मेहनत करने वाले बच्चे हो आप लोग, तो फटाफट से बता दो भाई बक्सर का युद्ध कौन जीता।
ठीक है भाई, एक बार फटाफट से कमेंट करो भाई, जो भी पूछना हो आपको, जो भी आपके डाउट हो तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए भाई, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो एक बार फटाफट से बताओ, फिर देन उसके बाद चीजों को विराम देंगे। कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे भाई, बात करेंगे बक्सर के युद्ध में कौन जीता कौन हारा, कैसे जीता कैसे हारा, मीर कासिम क्या इनसे बदला ले पाया, मीर कासिम क्या इनको बाहर निकाल पाया, जो इसकी योजना थी पूरा की पूरी बक्सर के युद्ध की स्ट्रक्चर जो होगी वो कल की क्लास के अंदर हम तैयार करेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे। तो एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दीजिए क्या ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। सेशन क्या आपको समझ में आया है, तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। राजेश कुमार सर, जबरदस्त क्लास थी, सब कुछ क्लास में ही याद हो गया। चलो भाई, सब कुछ क्लास में ही याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ क्लास में ही याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।